आज हम आपको बताएंगे लाल कृष्ण आडवाणी का वो फैसला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं बम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होकर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के विकास में हमारे दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक रहे आडवाणी जी का योगदान विस्मरणीय है। आडवाणी आगे लिखते हैं, आडवाणी को लेकर पीएम मोदी, उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक रहा है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी संसदीय यात्रा अनुकरणीय और समृद्ध नजरिए से भरी रही है। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला मेरे लिए बेहद भावुक घड़ी रही। मुझे उनके साथ काम करने और उनके सीखने का कई बार मौका मिला। वहीं आडवाणी ने कहा, मैंने पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिसकी मैं पूरी जिंदगी और अपनी पूरी क्षमता के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित रहा हूं। अब जब आडवाणी ने किया अटल के नाम का ऐलान और पूरा देश हो गया था हैरान। अब ये बताते हैं आपको। 11 नवंबर 1995 का दिन और जगह थी मुंबई का शिवाजी पार्क। बीजेपी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी उस रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक उन्होंने ऐलान किया कि अगले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। नहीं पार्टी के कार्यकर्ता और नहीं आरएसएस का नेतृत्व तो आडवाणी के मुख से इन शब्दों की उम्मीद कर रहा था। होटल लौटते ही आडवाणी के करीबी गोविंदाचार्य ने उनसे पूछा, आरएसएस से सलाह लिए बिना आपने इतनी महत्वपूर्ण घोषणा क्यों कर दी? आडवाणी का जवाब था, अगर मैंने संघ के इसके बारे में बताया होता तो उन्होंने इस बात को नहीं माना होता। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आडवाणी इस तरह की घोषणा करने जा रहे हैं। ये ऐलान उस समय हुआ जब हर जगह यही कयास लगाए जा रहे थे कि खुद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। बाद में आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई पीपल में लिखा, मैंने जो कुछ भी किया वो एक त्याग नहीं था। मैं क्या सही और क्या देश पार्टी के लिए क्या बेहतर है के लिए तर्कसंगत आकलन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था। बाद में नामी पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता ने भी इस ऐलान के बाद उनसे इसका कारण पूछा था। आडवाणी का जवाब था, हमें अपने वोट बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए हमें अटल जी की जरूरत है। लाल कृष्ण आडवाणी को आगे कभी भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। जब वाजपेयी के बाद पार्टी ने साल 2009 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उस बाद यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में दोबारा सरकार बनी थी। जब उनकी पार्टी ने सन 2014 में चुनाव जीता तो नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए थे। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वो कराची के पारसी इलाके जमशेद क्वार्टर्स में रहा करते थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई वहां के मशहूर सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई थी। दशकों बाद जब आडवाणी के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई थी तो जिस पहले विषय पर उनकी बात हुई थी वो था उनका स्कूल और दोनों ने अपनी 45 मिनट की मुलाकात के पहले 20 मिनट सेंट पैट्रिक स्कूल के बारे में बातें करते हुए बिताए थे। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे टीसी राघवन बताते हैं, जब आडवाणी साल 2005 में कराची के अपने सेंट पैट्रिक स्कूल गए थे तो वहाँ के छात्रों ने उनके सम्मान में फॉर इज अ जॉली गुड फिलो गाया था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आडवाणी के आरएसएस का सदस्य बनने में भी दिलचस्प की कहानी है। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, स्कूल समाप्त करने के बाद मैं हैदराबाद सिंध में अपनी छुट्टियां बिता रहा था। उन दिनों मैं वहाँ टेनिस खेलना सीख रहा था। एक दिन मैच के बीचों बीच मेरे टेनिस पार्टनर ने
कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप इस तरह से सेट पूरा किए बिना कैसे जा सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया मैं कुछ दिन पहले ही आरएसएस का सदस्य बना हूँ, मैं शाखा के लिए देर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ की समय की पाबंदी का कड़ा नियम है। कुछ दिनों बाद खुद आडवाणी आरएसएस के सदस्य बन गए। इस तरह एक टेनिस मैच ने उनके आरएसएस में प्रवेश की भूमिका तैयार की थी। अब बताते हैं कि वाजपेयी की मदद के लिए राजस्थान से दिल्ली कैसे आए। विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो पार्टीशन हुआ था उसके एक महीने बाद सितंबर 1947 में आडवाणी कराची से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो उन गिने चुने शरणार्थियों में शामिल थे जो ब्रिटिश ओवरसीज कॉरपोरेशन के विमान से दिल्ली पहुंचे थे। आडवाणी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजस्थान से की थी। सन 1957 के चुनाव के बाद दीनदयाल उपाध्याय के अनुरोध पर आडवाणी दिल्ली आए। तब उनको नवनिर्वाचित सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगाया गया ताकि वो अंग्रेजी बोलने वाले दिल्ली के अभिजात वर्ग के बीच अपनी पैठ बना सके। आडवाणी तब वाजपेयी के 30 राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित उनके निवास पर उनके साथ रहने लगे। सन 1960 में ऑर्गेनाइजर के संपादक के.आर. मलकानी ने अपने अखबार के लिए उनसे फिल्मों की समीक्षा लिखवानी शुरू कर दिया था। वो नेत्र के उपनाम से फिल्म समीक्षाएं करने लगे। उन दिनों आडवाणी को पत्रकार के कोटे से आर.के. पुरम में रहने के लिए एक फ्लैट मिल गया। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार आर. रंगराजन उनके पड़ोसी हुआ करते थे। उनके बेटे और नामी इतिहासकार महेश रंगराजन बताते हैं उन दिनों आडवाणी अपने स्कूटर से आरएसएस के झंडेवालान मुख्यालय जाया करते थे। वे बताते हैं कि मेरे पिता उनके साथ उनके स्कूटर पर पीछे बैठ जाया करते थे और बहादुर शाह जफर मार्ग के अपने दफ्तर में उतर जाते थे। कुछ दिनों बाद जब मेरे पिता ने कार खरीद ली तो भूमिकाएं बदल गई। तब आडवाणी बहादुर शाह जफर मार्ग में कार से उतरकर झंडेवालान के लिए बस पकड़ने लगे। अब बताते हैं सोमनाथ यात्रा को लेकर, जिसके बाद आडवाणी एक बार फिर से सुर्खियों में कैसे आ गए थे। सन 1970 में आडवाणी राज्यसभा के सदस्य बने। 19 साल बाद यानी नवंबर 1989 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सन 1973 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। एक समय में प्रजा निषाद के नेता और जनसंघ के अध्यक्ष रहे बलराज मधोक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। सन 1984 के चुनाव में बीजेपी के बुरी तरह से पराजित होने के बाद साल 1986 में उन्हें पार्टी ने जान फूंकने और उसकी मुख्य विचारधारा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। सन 1990 आते आते कांग्रेस पार्टी को बराबर के स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में लालकृष्ण आडवाणी हो गए। जन नेता न होने के बावजूद वो पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को अपनाने की बहस को रोकने में सफल हो गए। नीलंजन मुखोपाध्याय अपनी किताब द आरएसएस आर्कॉन्स ऑफ द इंडियन राइट में लिखते हैं 1990 में आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में ला दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुओं के सबसे पूजनीय धर्म पुरुष राम की पृष्ठभूमि में हो रही रथ यात्रा के कारण उसे देखने और उसमें भाग लेने में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन उस यात्रा में आडवाणी की उपस्थिति ने उस आंदोलन को वो वैधता प्रदान की जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब बताते हैं 6 दिसंबर 1992 जीवन का सबसे दुखद दिन किसने बताया। आडवाणी भारतीय राजनीति में ऐसे शब्द भंडार गढ़ने में शामिल हो गए और सफल हो गए जो लोगों को सुसंगत और तार्किक प्रतीत होते थे, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो उनसे असहमत थे और उनको नापसंद करना मुश्किल हो गया। साल 1990 का वो साल पूरी तरह से आडवाणी का था। 23 अक्टूबर को जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3 के तहत गिरफ्तार करवाया तो अटल बिहारी वाजपेयी को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को यह बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि उनकी पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। 2 साल बाद जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आडवाणी वहां मौजूद थे। झांसी के गेस्ट हाउस में नजरबंद रहने के दौरान उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में 2 लेख लिखे थे जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 6 दिसंबर 1992 उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। नीलंजन मुखोपाध्याय लिखते हैं, रिहा होने के बाद जब लालकृष्ण आडवाणी से पूछा गया कि क्या उनके लेख से ये समझा जाए कि उन्होंने 16वीं सदी में बनाई गई मस्जिद के लिए माफ़ी मांग ली है, तो उन्होंने कहा ऐसा समझना ठीक नहीं है। हालांकि अपनी आत्मकथा में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था उनका दुख इस बात के लिए था कि संघ परिवार को भीड़
को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन आडवाणी का शुरू किया हुआ आंदोलन साल 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ एक मुकाम तक पहुंच गया। हालांकि 22 जनवरी 2004 को हुए आयोजन में खुद आडवाणी शरीक नहीं हो पाए थे।